अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो जो हमारे जो वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, लॉज हैं, ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू है और कुछ तवील ही चलेगा। और आज हम यहाँ पर जो टॉपिक जो हैं पढ़ेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे भी। वो है बेलमेंट ऑफ द प्लेज। बेलमेंट पर मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी। अब नेक्स्ट ये है कि प्लेज प्लेज क्या होता है और इसके मतलब ये किस टाइप का होता है और फिर इनके क्या डिटेल्स हैं ये हम पढ़ेंगे। तो प्लेज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सेक्शन 172 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर तकरीबन सेक्शन 180 एंड 181 तक ये कंटिन्यू है। यानी कि एक पूरा का पूरा एक जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर बना हुआ है। तो अब हम समझेंगे कि जो प्लेज है ये क्या होता है। इसको बेलमेंट ऑफ द प्लेज भी कहा जाता है और सिंपल प्लेज भी। लेकिन इसके अलावा भी इसका एक और वर्ड है और वो वर्ड है पॉन। पॉन मतलब PAWN, ये इसकी स्पेलिंग है। और पॉन जहाँ भी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि पॉन एंड प्लेज आर दी सेम थिंग्स, यानी कि किसी तरह के कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्लेज है, अब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आजकल हम स्पेशल टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उन्हीं पर ही वीडियोस बना रहे हैं। उनमें बेलमेंट है वो बना दिया, फिर अब प्लेज है, फिर इसके बाद में एजेंसी पर बनाऊंगी और गारंटी पर बनाऊंगी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बनाऊंगी। तो इस तरह ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है ये मैं कंप्लीट करूंगी। तो अब आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो ये जो बेलमेंट ऑफ द प्लेज, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में प्लेज या पॉन कहा जाता है। लेकिन स्पेनिश लॉ में इसको प्री प्रीडान प्रिंडा कहा जाता है। प्रेंडा, PRENDA। और फिर इटालियन लॉ में इसको डिपोजिटो कहा जाता है। अच्छा, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट्स हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो ये है कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ द बेलमेंट और द डिलीवरी ऑफ द गुड्स as security for the payment of any debt or performance of any promise is called pledge or pawn। यानी कि इनके डेफिनेशन से जो है ये क्लियर है कि जब हम जो गुड्स की डिलीवरी करें, किसी गुड्स की डिलीवरी एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डेप्ट, यानी कि वो जो हम गुड्स की डिलीवरी करें वो किसी न किसी जो डेप्ट है, लोन हम किसी से अगर लें और फिर उसके सिक्योरिटी के तौर पे, यानी कि हम लोन लें बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो फिर उसके सिक्योरिटी में जो एक मूवेबल प्रॉपर्टी उनके पास रखवाते हैं तो उसको कहते हैं बेलमेंट, उसको कहते हैं प्लेज। मैं बार बार इनको मिक्सअप कर देती हूँ। अब क्या बेलमेंट में क्या था कि हम जो हैं गुड्स डिलीवर कर रहे थे, लेकिन वो जस्ट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे थे। अब प्लेज में क्या है कि वो जो हम डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो वो किसी डेप्ट के लेने के लिए, यानी कि मखसूस है कि लोन लेना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डेप्ट एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोमाइस। अब ये किसी भी किस्म का प्रोमाइस हो सकता है, यानी कि किसी की चीज़ें जो है अपने पास रख देना और वो जो प्रोमाइस करता है कि मैं जब तक वो जो आपका काम है नहीं कर देता तब तक आप मेरी ये चीज़ें अपने पास रख दें, तो ये भी प्लेज में आ जाता है। यानी कि एक तो परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमाइस और दूसरा पेमेंट ऑफ एनी डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्जा या लोन। अब उसके लिए
उसकी सिक्योरिटी के लिए जो गुड्स दी जाए। अब गुड्स का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सिक्योरिटी में देकर फिर कोई लोन लेते हो तो वो उसको कहते हैं मॉर्गेज। अब मॉर्गेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का टॉपिक नहीं बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट का टॉपिक है, हम उसको वहीं पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया प्लेज, यानी कि प्लेज में हम दो चीज़ें करेंगे, डेब्ट हासिल करने के लिए या किसी प्रोमाइस को परफॉर्म करने के लिए सिक्योरिटी के तौर पे एक मूवेबल प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। अब जो ये पर्सन देता है उसको कहते हैं पार्टनर, और जो लोन मतलब जो चीज़ें लेकर फिर लोन देता है उसको कहते हैं पॉनी, ठीक। तो अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर जो है प्लेज और पॉनी जो है कैन बी मेड प्लेज और पॉन कैन बी मेड ओनली बाय द ओनर ऑफ द गुड्स। अब ये कह रहा है कि जो प्लेज है वो या तो गुड्स यानी वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ओनर बना सकता है या फिर कोई ऐसा शख्स बना सकता है जो कि जिसको पूरी तरह से बाकायदा एक कंसेंट हासिल हो ओनर की तरफ से। अगर नहीं है तो फिर नहीं कर सकता। अब बेलमेंट में भी ऐसा ही था कि उनकी जो है या तो कोई रियल उनको ओनरशिप हो या कंस्ट्रक्टिव हो, तो मतलब उसमें भी सेम ही था। लेकिन इसमें यह है कि अगर फुली तरह किसी की चीज़ें जो है किसी की पोजीशन में हैं तो वो भी कर सकता है अगर उसको कंसेंट हो ओनर की। तो इससे मतलब ये क्लियर हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही पॉइंट्स तकरीबन पेलमेंट से सेम है कि ओनर भी कर सकता है, पसेसर भी कर सकता है। अब पसेसर में कौन कौन की कैटेगरीज के लोग आ जाते हैं। अब इसमें एक तो है बाय मर्केंटाइल एजेंट। तो मर्केंटाइल एजेंट जो है जो चीज़ों को फ़रोख्त करता है, तो वो क्या होता है कि टेम्परली जो है चीज़ें जो हैं ओनर से चली जाती हैं उसकी पोजीशन में, तो वो भी जो है प्लेज कर सकता है। लेकिन यानी कि वो भी जो है लोन ले सकता है उन चीज़ों की जो जिसको सिर्फ उसके पास पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है, उनके बेस पे वो लोन ले सकता है। लेकिन कंसेंट चाहिए उसकी ओनर की, बाकायदा कंसेंट हो। और फिर नेक्स्ट है प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब उसके अंडर जो पर्सन के पास पोजीशन अगर चली आती है प्रॉपर्टी की तो वो भी प्लेज कर सकता है, वो भी यानी कि वो प्रॉपर्टी रखवा के लोन ले सकता है। अब इसका एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे कोई केस चल रहा होता है कोर्ट में, तो जो है लोग जो है अमूमन जो है उनको पता नहीं होता वो प्रॉपर्टी जो जिसके ऊपर केस चल रहा होता है, तो वो प्रॉपर्टी समटाइम्स किसी को सेल कर किए रखे होते हैं। तो फिर आपको पता 52 जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, लिस पेंडिस का रूल्स बताता है कि उसके तहत जो के सूट प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जब तक केस चलेगा वो सेल नहीं की जा सकती। तो वो जो होती है सेल, वो जो की जाती है जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के बारे में होती है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है और ओनर सेल करता है, तो वो एक फ्रॉड तस्वर किया जाता है। और आपको पता है कि फ्रॉड जो होता है हमेशा वॉइडेबल होता है। अब अगर वो पर्सन जिसको इसने सेल करके दी ओनर ने, अब वो पर्सन अगर प्लेज करता है और ये ओनर उसको मना भी नहीं करता, यानी कि अपनी उसकी सेल ट्रांसैक्शन को ना तो रिवोक करता है और ना ही उसको प्लेज करने के टाइम उसको मना करता है, तो फिर जो है ये समझा जाएगा कि वो जो है अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था और उसने वो जो है उसको प्लेज कर सकता था, ठीक।
फिर अगर सेल हो जाती है और फिर इसके हक में ये वो फैसला नहीं आता, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है इस ओनर के हक में ही नहीं आता, तो आखिर में सब कुछ इसको ही भर के देना पड़ेगा, क्योंकि इसने खुद उसको नहीं रोका। फिर नेक्स्ट है, इसमें थर्ड कैटेगरी है प्लेज बाय द पर्सन विथ लिमिटेड इंटरेस्ट। अब ये वो लोग होते हैं कि मिसाल के तौर पर को शेयरर्स होते हैं। अब लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब है कि बहुत सारे लोगों का उसमें एक चीज़ में, एक प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो। तो मिसाल के तौर पे को ओनर्स या को शेयरर्स होते हैं एक ही प्रॉपर्टी के, जो वारसान होते हैं, तो वो भी जो हैं प्लेज जो है कर सकते हैं, लेकिन अपने शेयर की हद तक। ठीक, जितना उनका शेयर है उस हद तक वो उस शेयर को अपने शेयर का लोन रख कर कहीं पर भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंक में अपने शेयर की हद तक उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या वो गुड्स हैं, सॉरी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे वो गुड्स अपनी रख कर अपने शेयर की हद तक वो अपनी रख कर लोन ले सकते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गए होंगे तीनों कैटेगरीज। एक तो मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा प्लेज बाय पर्सन विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, जिसमें मैंने को शेयरर या को ओनर्स का एग्जाम्पल दिया। अब आखिरी इसका पॉइंट बचता है, वो है राइट्स ऑफ द पॉनी। ठीक है, तो राइट्स ऑफ द पॉनी का जो राइट है वो मोस्टली जो राइट है वो है रिटेन द गुड्स। रिटेन का मतलब है कि अपने पास रख देना। अब वो क्यों ऐसा करेगा, क्यों रखेगा, आइए इसको समझते हैं। 3 सूरतों में पौनी को ये हक हासिल है कि वो जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, वो अपने पास रख सकता है और फिर तब तक रख सकता है जब तक उसको वो जो है लोन में जो ले गया था पैसा उससे वो बंदा वो उसको वापस नहीं करता। एक तो ये कि ही कैन रिटेन द गुड्स टिल द पेमेंट ऑफ डेप्ट, यानी कि जब तक इसका वो जो कर्जा है जो उस बैंक वगैरह या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है, पानी यहाँ पर कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई भी, तो वो जो है जब तक उसको लौटाया नहीं जा सकता तो वो अपने पास रख सकता है, या फिर अगर किसी परफॉर्मेंस फॉर द किसी प्रोमाइस के परफॉर्मेंस के लिए वो दी गई थी सिक्योरिटी, तब तक वो रख सकता है जब तक वो प्रोमाइस वो पूरा नहीं करता। फिर नेक्स्ट है कि जो पॉनी है, ही कैन आल्सो रिटेन द गुड्स फॉर इंटरेस्ट अपॉन द गुड्स, यानी कि अगर उन पे गुड्स उस डेप्ट पे कर्ज़े के ऊपर जो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, सूद ही होता है शायद, कोई कुछ इस तरह से होता है, तो वो जितना बढ़ता रहता है तो उसकी वसूली के लिए भी, मतलब डेप्ट के साथ साथ उस इंटरेस्ट की वसूली के लिए भी जो है वो उन चीज़ों को अपने पास रख सकता है जब तक वो उसको वापस नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टीज़ पे जो है ना वैल्यूज़ बढ़ते रहते हैं तो फिर उनका इंटरेस्ट भी बनता रहता है। अब नेक्स्ट इसकी थर्ड कैटेगरी है कि इफ़ पॉनी हैड incurred any expenses upon possession or for preservation of the goods, then he can also retain them, यानी कि अगर पानी जो है, पानी मतलब बैंक या एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो अगर उन गुड्स पर कोई भी उनकी हिफाजत के वजह से या पोजीशन में रखने की वजह से केयर करते करते जो भी अखराजात अगर बर्दाश्त करती है उन गुड्स पर, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो भी जो है जब तक उसको वापस नहीं दिए जाते तब तक पानी जो है गुड्स को अपने पास अपनी पोजीशन में रख सकता है, यानी कि ही कैन रिटेन टू। अब तीन जो है कैटेगरीज हो गई। एक तो जब तक उसको डेप्ट यानी वो अपना लोन जो उससे लिया गया कर्जा वो नहीं वापस मिलता। दूसरी इंटरेस्ट यानी कि जो उस पर इंटरेस्ट पड़ता गया वो। तीसरा जो एक्सपेंसेस
जो उसने ख्याल करने और पोजेशन कभी पोजेशन से आप यूँ मुराद ले लें कि जगह वगैरह रेंट पे, ज़ाहिर से बात है वो उसने रेंट भरता होगा, चीज़ें वहीं पे रखी हुई थी, तो वो एक्सपेंसेस वगैरह भी वो वापस लेने का हक रखता है। और अगर कोई ये सारे हकूक़ उसके पूरे नहीं करते तो वो आकर कोर्ट में फुली तरह से एंटाइटल्ड है कि वो क्लेम करे और सब कुछ ये अपना चीज़ें जो है अपने लोन वगैरह डेब्ट वगैरह ये सब रिकवर करवा सकता है। होप सो कि ये सारी पॉइंट्स आपने समझ ली भी होंगी, नोट भी कर ली होंगी। और मेरी वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोस के लिए वेट करें। थैंक्स।